हो गया। और ठीक हो? बढ़िया। अच्छा, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइंड कर लो, बता दो मुझे अब वहाँ से ही। हाँ। हम्म 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 और हाँ, कोल्ड वॉर पता चल गया आपको किसके किसके बीच में हुई थी? हाँ, मतलब मोस्टली उस टाइम पे यूएसए टर्म जो है वो यूएसए यूज़ करना, ठीक है, यूएसएसआर। तो क्या थी ये, किस चीज़ की वॉर थी ये कोल्ड वॉर? और उसके बाद फिर हम आते फॉरेन पॉलिसी पे। फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट की थी। क्या है फॉरेन पॉलिसी? दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। इंटरनल पॉलिसी जो कंट्री के इंटरनल होती है, और फॉरेन पॉलिसी जो एक कंट्री पॉलिसी बनाती है इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई है हमारी? 47 से, ठीक है, 47 से टिल अभी तक जो भी चल रहा है फॉरेन पॉलिसी, और वो उसमें करंट भी आ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी? 47, ठीक है। अब इसके कुछ वो फेजेस होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 97 में जैसे मैंने आपको बोला था वो नेहरूवियन इरा, ठीक है, पीएम नेहरू थे, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक नेहरूवियन आइडियलिज्म, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। ये हमारा फेज 1 है, ठीक है। 1947 से अराउंड हमारा ये 60s तक चलता है, ठीक है। 1 कर लो, ठीक है, नोट कर लो। ये हमारा पहला फेज जो चलेगा 47 से 60s तक, ऑप्टिमिस्टिक नेहरूवियन आइडियलिज्म और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। इसकी स्टोरी मैंने आपको कल बोल दी थी, क्या है कोई मुझे बताएगा, शेयर करेगा क्या थी इसकी स्टोरी? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। नेहरूवियन आइडियलिज्म, बेसिकली दो तरह की थॉट्स होते हैं, एक होता है आइडियलिस्ट नेचर का, एक होता है बंदा रियलिस्ट नेचर का। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट, ये दो हर किसी इंसान में ये कोई ना कोई एक फिलॉसफी को वो फॉलो करता हो, ठीक है। आइडियलिज्म मतलब वो थॉट्स, उसकी थिंकिंग आइडियलिस्टिक होगी, और रियलिज्म उसकी रियलिस्ट होगी इन द सेंस कि वो रियल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता होगा रादर देन आइडियलिस्टिक, ठीक है। तो नेहरू जो था वो मोर ऑफ आइडियलिस्ट पर्सनैलिटी, आइडियलिस्ट बेंड ऑफ माइंड का था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो, आइडियलिस्ट बेंड ऑफ माइंड का था। जैसा जो बंदा जैसा होगा वो अपनी पॉलिसी भी वैसी बनाएगा।
तो नेहरू उस टाइम पे, जो मैंने आपको कल बोला था कि जब हम आज़ाद हुए 47 में, तो कोल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, ठीक है, यूएसए यूएसएसआर। तो इंडिया ना इसके साथ गया ना इसके साथ गया, तो नैम बनाया, नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। और उसका मेजर रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्या रीज़न था मेजर? हाँ एग्जैक्टली। तो इंडिया तब नया नया आज़ाद हुआ था, तो आर्म्स रेस में जाने का फ़ायदा नहीं था इंडिया को। तो इंडिया ने यही, उस टाइम पे उनका यही मंशा थी कि हम पहले खुद को बना ले, खुद का बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड क्राइसिस, फेमाइन्स आ रहे थे वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे इंडिया इकोनॉमी पढ़ी आपने अभी? किसने पढ़ी है? सब्जेक्ट है। अच्छा उस टाइम पे इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी थी? ये तो पहला चैप्टर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा आंसर ठीक है आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस पे भी आऊँगा मैं बाद में, ठीक है। और सोच, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ये दो ठीक है। और एग्जैक्टली जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, उस टाइम पे मोस्टली सोशलिस्ट तो थी, उसके बाद सही बोला आपने मिक्स्ड हो गई, वो मैं बता दूंगा आपको क्या। लेकिन प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारा जितना पैसा था 1947 से लेके ये तो 30-40 साल तो एग्रीकल्चर ही रही है, ठीक है, 1990s तक। वो मैं बताऊंगा आपको वो चेंज कैसे हुआ सारा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारा 80 to 90% जो है वो इंडिया को पैसा कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से, और कोई सोर्स नहीं था इंडिया के पास। एंड वो भी एग्रीकल्चर के सीड्स वगैरह वो सब चीज़ें हम बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, और वीट मोस्टली वो बाहर से आता था। उसके बावजूद भी हम 80 से 90% एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी ना, हमारे पास इंडस्ट्री थी। मोस्टली उस टाइम पे दो ही चीज़ें थी, यहाँ तो इंडस्ट्रीज़, यहाँ तो एग्रीकल्चर, बाकी चीज़ें तो बाद में आई हैं। तो इंडिया क्या थी उस टाइम पे? एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। तो नेहरू का मेन मकसद ये था कि हम अपनी ये इकोनॉमी, उसके बाद उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी भी लाई थी नेहरू ने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई थी उसने। तो मेन फोकस क्या था नेहरू का कि ना इधर जाना ना इधर जाना, हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। कोल्ड वॉर हो गया, इसके पॉइंट्स लिख लो आप, मैं आपको पॉइंट्स लिखा देता हूँ, आपको याद रहेगा ये। जो पॉइंट्स में लिखेंगे तो जब आप बाद में रीड करोगे आपको वो याद रहेगा। पहला ये पॉइंट लिख लो कि कोल्ड वॉर इरा था यहाँ पे। बाकी आपको स्टोरी पूरी समझ आ जाएगी, आपको खाली वहाँ पे जब आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर होगी आप लिख लोगे आराम से, ठीक है। कोल्ड वॉर का टाइम था, इंडिया चूज टू बी नॉन अलाइंड लिखो। नॉर अमेरिका नाइदर रशिया, ठीक है। इंडिया ने फाउंड किया नैम इसी टाइम पे। हाँ मोस्टली मेन जो उसका स्टॉलवर्ट हम बोल सकते हैं वो इंडिया ही था, इंडिया और बाकी कंट्रीज। तो इंडिया वाज मोर फोकस्ड ऑन इट्स इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मिलिट्री डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया आइडियलिज्म, नेहरू का आइडियलिज्म,
मतलब नया नया आज़ाद हुआ है, नेहरू बाकी लीडर्स, उनका ये सोचना था कि हम भी अच्छे हैं, बाकी लोग भी अच्छे हैं, हमारे नेबर्स जो हैं पाकिस्तान, चाइना, नीचे बांग्लादेश तो तब बना नहीं था, तो वो सारे नेबर्स भी अच्छे हैं। ये हो गया आइडियलिज्म। अगर आप खुद भी अच्छे हो तो आप सोचते हो कि दूसरा बंदा भी अच्छा है, बट वैसा नहीं हुआ उस टाइम पे। ठीक है, आइडियलिज्म जो है नेहरू का वो शटर होने स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, ये हमारा चला 62 तक, 61-62 तक। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, ये नोट कर लिया ना आपने, दूसरा जो फेज आता है हमारा, रियलिज्म और ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ये भी 70s का ही है, 1962 से 70s, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। अब जैसे मैंने बोला कि इंडिया ने सोचा नॉन अलाइन रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे, दूसरों के साथ भी अच्छे रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, नेबर्स हमारे अच्छे हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे पहला जो सेटबैक इंडिया को लगा वो था चाइना की लड़ाई 61 में। ठीक है, 1961 में। दूसरा जो सेटबैक लगा वो था कश्मीर इशू, 62 में हुई थी, 61 में कश्मीर इशू। ठीक है, ये दो चीज़ें जब, और वॉर में तो बहुत हैवी लॉसेस हुए थे इंडिया को, कश्मीर इशू भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, यूएनओ तक चला गया। तो जब ये चीज़ें हुई 10 सालों के अंदर, उसके बाद इंडिया को, नेहरू को, क्योंकि नेहरू ही चला रहे थे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम इंडिया टर्म यूज़ करेंगे। कंट्री को ये रियलाइज़ हुआ कि जितना अच्छा हम बन रहे हैं लोगों के साथ, उतनी अच्छी चीज़ें हैं नहीं है। ठीक है, देन द शिफ्ट, प्रैग्मेटिक शिफ्ट आया फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। ठीक है, समझ आ गई आपको कहानी। 47 से 70s तक कैसे चेंज आया। पहले 10 साल हमारा आइडियलिज्म रहा कि भारतीय संस्कृति भी सिखाएंगे, पहले 10 सालों में नए नए इंडिपेंडेंट हुए हैं, अच्छे रहेंगे, लोगों के साथ भी अच्छे रहेंगे, लेकिन सडनली नेबर्स के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन सडनली 61 में नेबर ही अटैक कर रहा है आप पे। ठीक है, इंडिया वॉज एक्सपोज्ड, हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कोई मिलिट्री नहीं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो रहा था, इट वॉज अ बिल्डिंग प्रोसेस, बट कुछ था नहीं उस टाइम पे। कश्मीर इशू हो गया, तो ये आइडियलिज्म से रियलिज्म का शिफ्ट हुआ है। पहले 10 साल उनका आइडियलिज्म चला, दूसरे 10 साल उनका रियलिज्म चला। इसमें लिख लो पॉइंट्स के नीचे, जो 2-3 लिखने। पहला तो इंडिया को रियलाइज हुआ नीड फॉर सिक्योरिटी, आर्म्स, पावर, डिप्लोमेसी, आर्म्स एंड एमुनिशंस, इन सब की ज़रूरत फील हुई उनको। ठीक है, अब इन सब की ज़रूरत थी, नीड ऑफ आर्म्स, एमुनेशंस, पावर, डिप्लोमेसी। अब ये बिना किसी की मदद के तो आ नहीं सकते थे, किसी ना किसी की मदद तो चाहिए होगी ना। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया। अब किसी ना किसी की मदद तो चाहिए होगी इसमें, बिना किसी की मदद के ये नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पे जो है वो इंडिया का इंटरनेशनल एक रिलेशन स्टार्ट होता है, किसके साथ? रशिया के साथ। ठीक है, इंडिया और रशिया का जो पहले दोस्त थे वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। इंडिया का रिलेशन स्टार्ट होता है रशिया के साथ और अर्स्टवाइल यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ से वो शिफ्ट, अब उनको आर्म्स चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे, और डिप्लोमेसी, ठीक है, फाइनेंशियल एड,
वो सारी चीज़ें चाहिए थी। वहाँ से वो कहाँ शिफ्ट हो गए। अब एक रीज़न ये भी है कि रशिया की तरफ क्यों गए एज अ फ्रेंड और यूएसए की तरफ क्यों नहीं गए। हाँ, यही रीज़न था। ठीक है, नेहरू खुद सोशलिस्ट थे और ये भी सोशलिस्ट बैंड ऑफ माइंड के थे, तो रशिया की तरफ शिफ्ट हुआ उनका। ये पॉइंट्स इसके लिख लिया ना आपने, क्या क्या ये भी लिख लो इसमें से कि वो रशिया और इसकी फ्रेंडशिप भी इधर से ही स्टार्ट हुई थी। India was exposed, ठीक है, मटीरियली और स्ट्रेंथ के बेस पे भी, और फूड वगैरह वो सब। ठीक है, तो नेहरू तो गुजर गए थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, वो जो इंटरम आया था वो कुछ प्राइम मिनिस्टर वो कुछ ही टाइम के लिए था। उसके बाद आया लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लोगों का जो बैंड ऑफ माइंड था ना वो चेंज होने लग गया था उस टाइम पे, कि मतलब उनको लग रहा था कि हम वीक हैं ये वो। तो उसके स्लोगन के लिए फिर वो लाल बहादुर शास्त्री ने वो जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है, क्या इसका मतलब बताओ मुझे, क्या है जय जवान जय किसान? पूरा फॉरेन, ये पूरी उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी का क्रक्स था ये, पूरी उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी का क्रक्स था ये। क्या मतलब है इसका? थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाओ। बोथ एग्जैक्टली। उनका यही मतलब था, सही बोला आप लोगों ने। जवान हो गया मिलिट्री, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, मिलिट्री भी वीक थी उस टाइम पे, और किसान को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मोस्ट इन अ वाइडर सेंस वी कैन से इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी उस टाइम पे क्या थे, किसान और एग्रीकल्चर था, प्रीडोमिनेंटली वही था, और जवान आ गया मिलिट्री। अब वो जोड़ रहे हो ना सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स आराम से बैठ रहे हैं। के बाद तीसरा जो आता है इंडियाज रीजनल असर्शन। नोट किया ये इंडियाज रीजनल असर्शन, ये तीसरा फेज है। हाँ, 71 से 90s तक है, स्टार्टिंग में। एक बार लिख गया, अब एक बार फिर से मैं वो पहले दो फेज़ याद करवाता हूँ। इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद करो रिपीट, या याद हो जाएगा आपको, फिर बाद में कभी नहीं भूलेगा। क्या हुआ 2 फेजेस में, बोलो मुझे। और मजा आ गया ना। पहले आइडियलिज्म था, फिर वो रियलिज्म में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही वॉर्स वगैरह हुए, उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, इतनी मिलिट्री नहीं है, इतने आर्म्स नहीं है। तो फिर वो अगले 10 सालों में उन्होंने अपना क्या किया, 60s से 70s तक उन्होंने कोशिश क्या की, फुल कंसंट्रेशन ऑन मिलिट्री और इकोनॉमी। मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग करनी है, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करनी है। अब देखते हैं 70s में क्या हुआ। इसके पॉइंट्स लिखो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
इसमें पहला आएगा इंडिया स्टार्टेड यूजिंग हार्ड पावर। दो कंसेप्ट होते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। इंडिया स्टार्टेड यूजिंग हार्ड पावर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, इंडिया लिबरेटेड बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। लिखा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान। पोखरान, हाँ, इंडिया लिबरेटेड बांग्लादेश, इंडो पाक वॉर 1971। ये टाइमलाइंस याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ना फॉरेन पॉलिसी किसी काम की ना है यार, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1974। लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉल ऑफ यूएसएसआर 1990। फॉल ऑफ यूएसएसआर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज बीओपी, इंडियाज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। इकोनॉमी होगी आपकी खत्म, किसने पढ़ाई दी, कैसे सर, ठीक है। ये पॉइंट अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या लिखा था मैंने, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग हार्ड पावर। अच्छा, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग हार्ड पावर, इसका क्या मतलब है? हाँ, पहले वही आइडियलिस्टिक अप्रोच, मतलब सब अच्छे, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे, अच्छे से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। बट सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। जब चाइना ने हमला किया तो इंडिया स्टार्टेड गैदरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, पावर इकट्ठा स्टार्ट करना कर दिया। उसके बाद 10 सालों में ही इंडिया मतलब इतनी ताकतवर हो गई कि बांग्लादेश को लिबरेट कर सकती थी, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी आवाज़ रह रही थी, अपनी आवाज़ छोड़ रही थी, उस पर आर्मी अच्छी हो रही थी उनकी, समझ आ गई। तो हार्ड पावर की तरफ फिर इंडिया का टिल्ट हुआ, वहाँ से पहले से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, इंडिया लिबरेटेड बांग्लादेश। तो ये एक ना कल से किसी के पास मैप वो होगा ना, एटलस वगैरह बुक, वो भी एक रख लेना यार, IR में पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि कंट्रीज आप देखो। मैप याद है किसी को, मैप पता है? ज्योग्राफी पढ़ी थी आपने यहाँ पे, और बाकी सर ने पढ़ाई है। ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा चाइना, यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया साउथ ईस्ट एशिया, ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब। ये आ गए हमारे आइलैंड्स, ये तो हमारे आ गए इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया बांग्लादेश, ये आ गया बांग्लादेश, ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है। ये आ गया इंडियन ओशन, ठीक है। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। 1971 की वॉर में इंडिया जो है, कौन था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है, ये बेसिकली उसी के ही एफर्ट्स की वजह से हम जो है इसको लिबरेट कर सकते थे बांग्लादेश को, ठीक है। किससे? इससे। ये था ईस्ट, नहीं ये था वेस्ट, ये था ईस्ट,
ठीक है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अब वो हार्ड पावर वाला मिलिट्री वाला कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होते गया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर तक पहुंच गई थी। समझ आ रही है आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ रहे। यार ये खोल रहे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप। मैं एज अ स्टोरी टेलिंग इसीलिए कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये फिर पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ये जो कंसेप्ट बैठेगा ना, कोई भी आंसर आएगा ना, आप उस स्टोरी को जोड़ के आप कहीं पे भी छाप दोगे। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। तो इसी तरह से हम स्टोरी पे ही 2020 तक आएंगे। फॉल ऑफ यूएसएसआर, अब ये बहुत ज़रूरी है। क्या है फॉल ऑफ यूएसएसआर? अब इतना तो कंसेप्ट पता ही चल गया होगा आपको। हाँ, वही कोल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हुई आके 1990s में। यूएसएसआर, हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर यूएसए नहीं जीता, बोल सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यूएसएसआर जो था, अब यूएसएसआर क्या किसको बोलते थे उस टाइम पे? हाँ, कौन कौन सी? हाँ, मोस्टली ईस्टर्न यूरोप की। यूरोप भी दो में बटा हुआ था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। अब बताओ वो वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न किसको फॉलो कर रहा था? कैपिटलिस्ट। यूरोप में भी दो थे, वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहा था, ईस्टर्न यूरोप सोशलिस्ट। वेस्टर्न में कौन कौन सी कंट्रीज आती है वेस्टर्न यूरोप में? हाँ हाँ, मैप याद है मुझे, मैप याद है। और ईस्टर्न यूरोप में इस साइड आ गया हमारा जर्मनी, चेक, स्वीडन, वो सब, नॉर्वे, वो सब करते। वो अभी भी मोस्टली जो है वो यूएसएसआर। अच्छा, तो ये यूएसएसआर जैसे हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आप लगा लो रशिया, ये आप लगा लो ईस्टर्न यूरोप उस टाइम का, ठीक है, ये आप लगा लो वेस्टर्न यूरोप। ये तो आपको क्लियर है, ये भी आपको पता चल गया इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी। 1990s में फॉल ऑफ यूएसएसआर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसका क्या मतलब है? हाँ, टूट जाना। तो क्या टूटा, क्या हुआ? हाँ, डिफरेंट स्टेट्स और हाँ एग्जैक्टली जो कंट्रीज इनका पार्ट था ना यूएसएसआर का, वो होके इंडिपेंडेंट हो गई सारी कंट्री, ठीक है, सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई। उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत सारी थी, कौन कौन सी थी? हाँ हाँ, वो वाला रीजन सारा, वो सब आपको पता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस? इंटरनेशनल में आएगा ये क्वेश्चन, पता भी होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मिलती है थोड़ी बहुत आपको, ठीक है। आपने बोला नेशन में भी फीलिंग होती है, तो उससे बेस्ड है। स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, वो ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, है ना, पॉलिटिकल पढ़ा होगा किसी ने। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पंजाब स्टेट क्यों है और इंडिया नेशन क्यों है?
देखो होना ऐसा चाहिए था कि इंडिया जो एज अ कंट्री है ना, वो फिट बैठती है स्टेट की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, नेशन की अलग। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसको नेशन इसीलिए बोलते हैं, वही वी फीलिंग वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेट्स है, इतने ज़्यादा कल्चर है, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए वो एक नेशन एज अ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। बट अगर हम टेक्स्ट बुक वर्ड्स पे जाएं तो स्टेट ज़्यादा फिट बैठता है कंट्री पे, ठीक है। अब ये थोड़ा होमवर्क कर लेना, स्टेट और नेशन के बीच में डिफरेंस ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फॉल ऑफ यूएसएसआर, समझ आ गया आपको, ठीक है। कोल्ड वॉर कौन जीता था? अमेरिका। यूएसएसआर को नुकसान वगैरह हुआ तो कोल्ड वॉर अब आपको बुरी है। उसके बाद आपका आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। ये क्या है कोई बताओ, आप बताओ। बैलेंस नहीं बचते हैं। ठीक, और पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, सुनो। बैलेंस आपने जो बताया ना, वो आपने जो डेफिनेशन बताई थी जो आपको सर ने पढ़ाई, बैलेंस ऑफ, जो आपने बहुत सही बताई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपने बताया, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990 या 1992 का, ठीक है। देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो यही है, मैं आपको सारा बताऊँ। 1990s की बात है, 1991 से 92 कर लो इसको। ठीक है, जो इंडिया आज है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, जो भी आज इंडिया है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने बोल दिया, फिर से एक बार सबको रिपीट करके बोलो, क्या था? इम्पोर्ट इज इक्वल टू, ठीक है, याद रखो ये। अब क्या हुआ था कि, हाँ, इसके अब पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। इंडिया क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उससे क्या बनी? मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों को एक और टर्म से हम बोल सकते हैं, बोलो, पढ़ाया होगा सर ने? अरे नहीं भाई, हम कैपिटलिस्ट थे, हम को फॉलो कर रहे थे ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी को और मिक्स्ड इकोनॉमी को। इतना समझ आ गया? इंडिया इसको फॉलो कर रही थी। दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो इसके ऑपोजिशन में आ गई ना मैडम, ठीक है। ओपन इकोनॉमी आया, अरे बोल रहे हैं हम, ठीक है। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया क्या थी उस टाइम पे? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या थी क्लोज्ड इकोनॉमी? और एग्जैक्टली इंडिया जो है वो बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते थे लेकिन ज़्यादा नहीं। और अब हम इतना रिड्यूस भी नहीं कर सकते थे कि हम बाहर के साथ ट्रेड करें। समझ आ रही है आपको? हम बाहर से तभी कुछ लेंगे जब हम यहाँ से कुछ वहाँ देंगे। अगर वहाँ से लेते रहे वो तो उधार हो गया। क्या हो गया? उधार हो गया। तो इंडिया इसी उधार में फंस गया। हाँ, इंडिया जो है वो इसी उधार में फंस गया। समझ आ रही है आपको? सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन हम उस टाइम पे क्या थे? क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ये सब टर्म्स याद रखना, बहुत काम आने वाली है। हर फील्ड, जीएस में तो जगह जगह काम आएंगे आपको, ठीक है। इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी,
सोशलिस्ट इकोनॉमी मोस्टली क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ये बात याद रखना। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो मोस्टली ओपन होती है, मतलब कोई भी आए कोई भी, वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल। अब ये जो इमीडिएट कॉज जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, इमीडिएट कॉज बीओपी क्राइसिस का, वो क्या था? हाँ हाँ, वो बहुत पहले हुआ था, वो पहले हुआ था, काफी पहले हुआ था, ठीक है। थोड़ा बहुत रीजन है वो। इमीडिएट कॉज जो था वो थी गल्फ वॉर, गल्फ वॉर, ठीक है। गल्फ क्या किसको बोलते हैं? गल्फ कंट्रीज कौन सी होती हैं? हाँ, ठीक है, वो होगी हमारी गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में वॉर हुई, वहाँ से अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। मसला क्या हुआ कि गल्फ कंट्रीज के पास एक ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो है ऑयल, ठीक है। और ये पूरी दुनिया को ऑयल क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। जब गल्फ वॉर हुई, इन्होंने उस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि हम किसी भी कंट्री को वॉर के टाइम पे ऑयल नहीं देंगे। उससे क्या हुआ? पूरी कंट्री में डाउनफॉल आ गया इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन पड़ा, राइज इन प्राइसेस, ठीक है। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई हर जगह हो गई। गल्फ वॉर वाज द इमीडिएट जो कॉज था ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1990s की बात है, 91, 92। पूरी स्टोरी समझ आ गई आपको क्या हुआ था? उसके बाद इंडिया को लगा झटका, अच्छा खासा इकोनॉमी हमारी पूरी टूट गई, इंडिया की इकोनॉमी पूरी बिखर गई, ठीक है। एक चीज़ होती है, वो भी आपने अगर इकोनॉमिक क्लास ली है तो आपको पता होगा, फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी प्लीज़ पूछना, ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स क्या होता है? फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स पता है? हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, मैं एक इजी वे में आपको बताता हूँ, याद रखना ये। देखो हम अभी पढ़ रहे हैं आईआर, बट इकोनॉमी कितनी ज़रूरी है उसमें, जियोग्राफी कितनी ज़रूरी है उसमें, समझ आ रही है आपको? यही होता है कनेक्टिंग द डॉट्स, जो मैंने कल बोला था। आपको जीएस का एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, तो तभी आप एक सब्जेक्ट पे अच्छे से, ज्योग्राफी काम आ रही है इसमें, इकोनॉमी काम आ रही है, पॉलिटिक्स तो है ही है, ठीक है। हिस्ट्री, ये कोल्ड वॉर क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री है। हाँ, फॉरेन रिजर्व्स क्या होता है? ये यूएसए है, ये इंडिया है। इंडिया ने, यूएसए ने इंडिया को दिया गेहूं, ठीक है, वीट। इंडिया ने वापस इनसे ट्रेड किया, इनको दिया फॉर एग्जांपल इंडिया से हमारे कोई प्रीशियस जेम्स या स्टोन्स, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इनका, हमारे यहाँ पे प्रीशियस जेम्स और स्टोन्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। अब जो इंडिया को पैसा आया ना, वो आता है डॉलर्स में, समझ आ रही है आपको? इसमें आता है डॉलर्स। हमेशा याद रखना, हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमेशा डॉलर्स में होता है। इंडिया यहाँ से वो 500, 200 के, 2000 के नोट नहीं भेजेगी, मतलब रुपीज़ में नहीं होता है। वर्ल्ड में अगर इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड कर रही है तो वो ट्रेड किस में होगा? डॉलर में होगा, ठीक है। ये भी डॉलर जा रहे हैं यहाँ से, रुपीज़ कन्वर्ट होके डॉलर, वहाँ से भी डॉलर आ रहे हैं। जो वहाँ से डॉलर आ रहे हैं वो इंडिया अपने रिजर्व्स में रखती है, इसमें रखती है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन रिजर्व्स। समझ आ गई? ये होता है फॉरेन रिजर्व्स ट्रेड पे, ठीक है।
अब क्या हुआ, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चला, यही हो गया ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या यहाँ से इंपोर्ट जा रहा है वहाँ से एक्सपोर्ट जा रहा है, दोनों का बराबर चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन क्या हुआ, गल्फ वॉर की वजह से, लड़ाई की वजह से हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ज़्यादा ओपन नहीं थे हम, ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं था, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, जब अल्टीमेटली ट्रेड कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, और जैसे कोविड वो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी कितनी फॉल कर गई, सेम हालत यही हुई, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो क्रैश कर गए। क्या कर गए? क्रैश कर गए। और एक टाइम ऐसा आया था तब 92 और 91, हमारे पास सिर्फ, इंडिया के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि देश जो है वो 7 के 5 दिन चल सकता था। कितना? 7 दिन देश चल सकता था, उसके बाद तो फिर लोन या पता नहीं क्या क्या उठाना पड़ता था या कुछ भी, लेकिन बस इतना पैसा था कि 7 दिन देश चल सकता था। ठीक है, आपको अगर ये पॉइंट्स नोट करने कर लो, नहीं करने तो सुन लो, ऐसा आपको ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब उस टाइम पे, अब सिचुएशन समझ आ गई, इंडिया कहाँ फंसा हुआ है, क्या हो रहा है सारा। अब इंडिया को बाहर निकालना है, इंडिया को बाहर निकलना है उस सिचुएशन से। तब एक हीरो आया। कौन था हीरो? जिसने इंडिया को उस, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। क्या था उस टाइम पे मनमोहन सिंह? हाँ, वो उसी पे तो है। मनमोहन सिंह क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने फिर पूरा अपना जो कमेटी बनाई सब कुछ, तो इन्होंने बोला कि अगर इंडिया को, जो इंडिया जो है वो पुराने ज़माने पे चल रहा है, इन्होंने क्या बोला? इंडिया पुराने ज़माने पे चल रहा है और वर्ल्ड जो है वो कहीं और पहुंचा हुआ है अभी टाइम पे। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अपने गेट्स खोलने होंगे, अपना ट्रेड खोलना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा एलपीजी, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या हो गया? लिबरल पॉलिसीज। ठीक है, कि हमें बाहर की कंट्रीज़ को यहाँ बुलाना पड़ेगा। यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, हाँ, वो भी है लाइसेंस, उसको टर्मिनोलॉजी थी लाइसेंस राज, लाइसेंस राज, वो तो चलो वो सही बोल रहे हो आप। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडिया फंसा कहाँ पे था? क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों थी इंडिया? इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा थी बट पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो, और वो मांगते भी नहीं थे। अगर लोन भी उठा रहे थे तो वो लोन आके खुद ही कंज्यूम कर रहे थे, ख़त्म हो रहा था। इसी वजह से इंडिया डूब रहा था। एलपीजी ने क्या किया? एलपीजी ने ये किया कि बंदे तो हमारे पास मज़दूर बहुत हैं, पैसा नहीं है। अमेरिका को बोला आप इंडिया में आ जाओ, आप अपने इंजीनियर लाओ, आप अपने डॉक्टर लाओ, आप अपना सामान लाओ, आप अपना पैसा लाओ, ये हम आपको एक जगह दे देते हैं, यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ। ठीक है, खर्चा उनका, मटेरियल उनका, पैसा उनका, मजदूर हम दे देंगे आपको, चीप लेबर। ठीक है, और एग्रीमेंट होता था कि ये इंडस्ट्री 50 साल चलेगी, उसके बाद आप दूसरी इंडस्ट्री बना लेना, ये हमें हैंड ओवर कर देना, इंडिया की हो जाएगी फिर ये। ठीक है, आज भी वैसा ही होता है, इंडस्ट्रीज पॉलिसीज कुछ ऐसे ही चलती हैं। अब जैसे हमारा ये हाईवे है, ये भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। $बिलियन की कंपनीज होती हैं, उनको मतलब ये $बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता 100 करोड़ से 200 करोड़ से। तो गवर्नमेंट ये जो अभी चल रहा है ना, इस मॉडल, ये जो फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन चेंज हुए। एलपीजी आया, पीपीपी मॉडल आया, पढ़ा होगा इकोनॉमी में, पीपीपी मॉडल याद रखना। क्या था ये? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
जो हमारा हाईवे बना है वो इसी मॉडल से ही तो बना है। जो हम डेवलप होने लगे हैं ना इंडिया 90s से, हमारा जो इंडिया बदला है वो 1992 के बाद ही बदला है, ठीक है, जब हम ओपन हुए। देखो सरकार को पता था हमारे पास पैसा है नहीं, हम चीज़ें बना नहीं सकते, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बीपीपी हाईवे किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, ठीक है, सरकार ने कुछ नहीं दिया उसको, ये ज़मीन है, हिंदुस्तान की ज़मीन है, आप बनाओ हाईवे, बस इतना ही था। उन्होंने 100 करोड़ लगाया, 300 करोड़ लगाया, 500 करोड़ लगाया, हाईवे बना दिया। उसके बाद क्या, अब वापस कैसे देना उनको पैसा, क्या पॉलिसी रहेगी? टोल्स, जगह जगह टोल लगा दिए। टोल से जितनी रेवेन्यू आएगा 10 साल 20 साल 25 साल का ठेका होता है, 25 साल 30 साल, 30 साल में जितना टोल इकट्ठा होगा 300-400 करोड़ तो बन ही जाएगा, ठीक है, वो जाएगा उनको। और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 300 करोड़ का तो रोड बना है, 100 करोड़ हमने कमाना है उसमें से, प्लस 100 करोड़ और लगा लो। जैसे ही 400 करोड़ उनके खाते में गया, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद उस कंपनी के राइट्स उससे ख़त्म हो गए, ट्रांसफ़र हो गए किसको, और वो अब ये हाईवे किसका बन गया? गवर्नमेंट का। ऐसे हमने तरक्की की है, समझ आ रही है? पीपीपी मॉडल, एलपीजी लिबरलाइजेशन, बाहर की इंडस्ट्रीज आई, अब 25 साल 30 साल काम करेंगे, उसके बाद ये इंडस्ट्री किसको दे देंगे? इंडिया को दे देंगे। अपना उन्होंने मुनाफा कमा लिया। प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया? हाँ, एयरलाइंस तो अभी हुई है प्राइवेट, हाँ वो वही हो गया। हाँ, सबसे पहली चीज जो अभी रिसेंटली क्या प्राइवेटाइज हुआ, हाँ वो तो चलो बोल जाओ, अभी रिसेंटली क्या प्राइवेटाइज हुआ? एयरलाइंस, एयर इंडिया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या प्राइवेटाइज हुई थी? बैंक्स, ठीक है। किसने किया था? इंदिरा गांधी। कितने 13-14 बैंक जो है वो प्राइवेटाइज किए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वो जर्नी जो है, नेक्स्ट इरा जो हम बोल सकते हैं 1992 से वो स्टार्ट हुई प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन वही है, इन सबको आपने बस लिखना है वहाँ पे, कहानी समझ आ गई ना आपको। मेन और अपनी राइटिंग पे फोकस करना, ठीक है। पहले नॉलेज गैदर कर लो, ठीक है, रिसोर्स नॉलेज, उसके बाद अपनी राइटिंग। समझ आ रही है? जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, जितनी आप में कैपेबिलिटी है उतना पढ़ना। समझ आ रही है? उसके बाद उसको लिखना। और आपकी तो वर्ड लिमिट भी होगी अब, 150-200 वर्ड की आंसर लिमिट होगी, ठीक है। उसमें आपने वो फिर आपका आर्ट है कि आप उसको कैसे लिख सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, और रेलिवेंट पढ़ना, इररेलिवेंट नहीं पढ़ना। मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में इररेलिवेंट भी पढ़ो, बट पढ़ो। रीड एटलीस्ट 8-9 घंटे की रीडिंग हैबिट तो बनाओ दिन की। कितना अभी कितना पढ़ रहे हो आप? पढ़ रहे हो ना? 8-9 घंटे जा रही है पढ़ाई, हाँ? इतना कैलिबर तो बनाना पड़ेगा। ये तो इनिशियल 8-9 घंटे, बाद में प्री हो जाएगा, मेंस दोगे तो फिर नींद भी नहीं आएगी। मेरा याद है जब मैं मेंस दे रहा था तो मेंस को 10-15 दिन रह गए थे, मुझे लिटरली इंसोम्निया हो गया था उन दिनों। मैं रात को लाइब्रेरी से आता था, कोई 12-1-2 बजे आता था, और फिर सोने मतलब बेड पे जाता था सोने के लिए, तो मेरे माइंड में ना वो चल रहा होता था, साइंस, इंटरनेशनल, पॉलिटी, मैं सो नहीं पाता था। ऐसा नहीं करना, बट ये पेपर इसी से ही निकलेगा। ऐसा करोगे तो ही निकलेगा ये पेपर, अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जब मैंने 3 साल पहले निकाला था तब तो कुछ कंपटीशन ही नहीं था।
हालांकि उस टाइम पे भी उस टाइम के हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बट आज तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। डी वाले बच्चे नहीं आया, इसने दिया था प्लीज, आपने दिया? चलो आगे 1991 से 1999। फेज ऑफ यूनिपोलैरिटी। इसके पॉइंट्स लिखो। अब इसके बाद वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज वेल एज हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम दोनों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट 1991 के बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। पहला पॉइंट लिखो, अमेरिका डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड पावर। ठीक। दूसरा लिखो, प्रॉब्लम अराइजेज विद अमेरिका एज इंडिया बिकेम अ फ्रेंड ऑफ रशिया। पहले ही बन गया था ना। हाँ, अब ऑब्वियसली दोनों की बनती नहीं है, टिल डेट भी दोनों की बनती नहीं है, तो वो अगर एक का फ्रेंड होगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होगी उससे। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, इंडिया ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम अराइजेज विद अमेरिका एज इंडिया बिकेम अ फ्रेंड ऑफ रशिया। ठीक है। इंडिया, तीसरा पॉइंट लिखो, इंडिया ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन 1998 इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर पावर। ठीक है। न्यूक्लियर पावर। पॉइंट्स पता चल गया आपको क्या क्या? एक बार रिपीट कर दो सो दैट आपको वो याद रह जाए। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आपको खाली अगर कुछ वो आएगा फेजेस वगैरह तो आपको ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है वाजपेयी मनमोहन फेज़ 2000 से 2013। वाजपेयी मनमोहन फेज़ 2000 से 13। ठीक है।
अब जो पहला फेज था ना यूनिपोलैरिटी वाला, ये यूनिपोलैरिटी क्या है? फेज ऑफ यूनिपोलैरिटी, एक ही पावर थी, वो थी अमेरिका। वो एक टाइम पे सबको पता था कि अमेरिका एक सुपर पावर है। बट क्या हुआ, अमेरिका सुपर पावर जो रही ना वो 90 से अराउंड 2000 तक रही, या 2005 लगा लो, ठीक है। इन 15 सालों में मतलब एक बच्चे को भी पूछोगे कि सुपर पावर, वो बोलेगा अमेरिका। बट उसके बाद वर्ल्ड पावर चेंज होने लगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होने लगी, वर्ल्ड चेंज फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टू बाइपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। देखो, तो ये वाजपेयी और मनमोहन सिंह वाला फेज था ना, उसी में यही हुआ। पहला पॉइंट लिखो, चेंज इन जियोपॉलिटिक्स। हाँ 13 भी देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए 13 भी कर सकते हो, 14 भी। 14 में मोदी आ गया था, तो वो आप अपने हिसाब से कर लो। चेंज इन जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज चाइना एंड रशिया begin to emerge as the second pole or second power, ठीक है। उसके बाद लिखो, moreover the center of gravity of world politics moreover the center of gravity of world politics shifted towards Asia Pacific. Shifted towards Asia Pacific. समझ आ रही है आपको? अब नई नई पावर्स एमर्ज होने लग गई, और पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हम सेंटर ऑफ पावर क्या था, अमेरिका वेस्ट, ठीक है। अब वहाँ से शिफ्ट होके किस साइड आने लग गया, चाइना, रशिया भी वापस एमर्ज होने लग गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंसिडेंट्स हुए ना इस टाइम पे, वो थे हमारे करगिल वॉर हुआ, ठीक है। जो मेन इंसिडेंट हुआ, ये एक पॉइंट लिख लेना, करगिल वॉर हुआ हमारा। मैं बताता हूँ अभी, इसके बाद ये पॉइंट्स खत्म होना बताता हूँ। इंडिया यूजेज, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, India uses the rising power of Russia and Japan to balance the complex geopolitical scenario. ठीक है। एशिया पैसिफिक देखो क्या होता है, हम कभी ये एशिया पैसिफिक, जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम, मैंने आपको कल एक वर्ड बोला था जियोपॉलिटिक्स। जब हम पॉलिटिक्स डिफाइन करते हैं थ्रू जियोग्राफी, समझ आ रही है आपको, तो उसी के बेस पे हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं तो हम इसी तरह बात करते हैं, इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, ठीक है, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सार्क। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, समझ आ रही है। इंडो पैसिफिक क्या हो गया, इंडिया, ये इंडिया आ गया ना, ठीक है, और पैसिफिक इसके आसपास की जो चीज़ें हैं। एशिया पैसिफिक
मोर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें इंडिया भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, ये वाली कंट्रीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। और पैसिफिक जो ओशन इसको सराउंड कर रहा है इन चीज़ों को ज़्यादा मोस्टली वो, ठीक है। वेस्ट एशिया जैसे हम बोलते हैं, ईस्ट एशिया बोलते हैं, इंडो पैसिफिक, ये हमारा हो गया। इसके बाद वाला जो है ना फेज, वो मैं करंट में ही पढ़ा दूंगा आपको, जो भी रिसेंट अचीवमेंट्स हुई है, ठीक है। कहानी समझ आ गई पूरी, इंडिया कैसे इवॉल्व हुआ डिटेल में, मेन इवेंट्स जो समझने थे आपने समझ लिए। उसके बाद जो हमारा वर्जन है ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसके मेन प्रिंसिपल्स 3-4 हैं। इंडिया वर्जन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, एंटी कॉलोनियलिज्म। एंटी ये वर्ड देख के आपको समझ आ गया होगा इस बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें लिख लो अगर लिखना है आगे तो। इंडिया हैज सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर कॉलोनियल ऑपरेशन। India has suffered for a long time under colonial oppression, ठीक है। Hence, anti-colonialism has been a core principle of foreign policy. Hence, anti-colonialism has been a core principle of foreign policy. Full stop. India has suffered for a long time under colonial oppression. Hence, anti-colonialism has been a core principle of foreign policy. Full stop. Thus, after independence, India advocated freedom from colonialism for all other countries. Thus, after independence, India advocated freedom from colonialism for all other countries. समझ आ गई? इंडिया के बाद भी बहुत सी कंट्रीज जो थी, रिपीट करूं कहाँ से? Thus, after independence, India advocated freedom from colonialism for all other countries. ठीक है। इंडिया के बाद भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जो अभी भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, उनकी अभी उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। कौन सी कंट्रीज थी? अरे गोवा तो इंडिया इसमें ही था ना। मोस्टली इट वाज अफ्रीकन कंट्रीज जो थी वो अभी भी उनकी कॉलोनीज थी, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का पहला प्रिंसिपल ये रखा कि जो बाकी कंट्रीज जो गुलाम है ना, इंडिया हेल्प करेगा उनको छुड़ाने में। ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला असूल था उस टाइम पे, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था, विद द चेंज ऑफ टाइम फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, ये उस टाइम का पहला असूल, ठीक है। दूसरा लिखो, इक्वल सोवरेनिटी।
equal sovereignty. SOVEREIGNTY, sovereignty. क्या मतलब होता है sovereignty का? सेल्फ रूल, derived from sovereign, sovereign means self rule, ठीक है। इक्वल sovereignty। अब हम लोग वो एक गुलाम थे ना, एक किसी के गुलाम थे ब्रिटिश एम्पायर के। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो हमारी मेंटालिटी थी उस टाइम की, वो हमने सारी उसमें डाल दी, ठीक है। कि हम किसी को भी गुलाम नहीं बनाएंगे, ना खुद रहेंगे, जो दूसरे लोग गुलाम हैं उनको आज़ाद करवाने की हम जंग लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। फिर पॉइंट आ गया इक्वल सोवरेनिटी का, कि अब जो बंदा गुलाम रह चुका है उसको आज़ादी का मतलब पता है, तो इन्होंने ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट किया इक्वल सोवरेनिटी, कि हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हो, हम भी सेल्फ रूल डिमांड करते हैं, हम अभी सेल्फ रूल में हैं, आप भी सेल्फ रूल में रहो। लिख लो इसका, इंडिया बिलीव्स दैट ऑल नेशंस regardless of their size or economic or military power. India believes that all nations, regardless of their size or economic or military power, are equal. They all enjoy equal sovereignty, which must be respected. They all enjoy equal sovereignty, which must be respected. ठीक है। तीसरा पॉइंट आ गया इसका नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट आपको पता ही है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेना आंसर वगैरह में। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा पंचशील। पंचशील मतलब PANCH पंचशील, पंचशील, ठीक है। लिखो इस पर पंचशील के नीचे, पंचशील इज अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ऑफ फॉरेन पॉलिसी या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं वो लिखो, ABC करके लिख दो। Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. Mutual respect for each other territorial integrity and sovereignty. दूसरा पॉइंट लिखो, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। तीसरा पॉइंट लिखो, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। And last is peaceful coexistence.
समझ आ गई। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब ना हम आपकी ज़मीन कब्जा करेंगे ना आप, म्यूचुअल जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो हाँ, ना हम आपकी कब्जा करेंगे कभी ना आप हमारी कब्जा करना। अगर वो कर भी रहे हैं तो फिर उसको डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट, वो तो है। बट इंडिया इसमें स्टैंड रखती है हमेशा, इंडिया अपने इस प्रिंसिपल्स पे चलती है, ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन क्या है, ना हम एग्रेशन दिखाएंगे अपने नेबर्स को ना आप दिखाना। नॉन इंटरफेरेंस, ना हम इंटरफेयर करेंगे आपकी इंटरनल मैटर्स में ना आप करना। इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद पीसफुल को एग्जिस्टेंस, समझ आ गया। उसके बाद हमारा फॉरेन पॉलिसी का एक और मेन जो आता है थीम, वो है गुजराल डॉक्ट्राइन। किसने दिया था ये? आई के गुजराल, वो जो हमने लिस्ट बनाई थी पीएम्स की, उसको लिखा था फॉर्मर पीएम आई के गुजराल। देख लेना किस साल में आया था, ऐसे याद रहेगा आपको। फॉर्मर पीएम आई के गुजराल had adopted a set of 5 principles to guide the conduct of India's foreign relations. Had adopted a set of 5 principles to guide the conduct of India's foreign relation with its immediate neighbor. Former PM I.K. Gujral had adopted a set of 5 principles to guide the conduct of India's foreign relations with its immediate neighbor. कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है एसिमेट्रिक फेवर। एसिमेट्रिक फेवर, ठीक है। इसमें लिखोगे आप, इंडिया विल शो बिग हार्ट टुवर्ड्स इट्स नेबर्स and extend asymmetric support for their development. India will show big heart toward its neighbors and extend asymmetric support for their development. ठीक है, एसिमेट्रिक समझ आ गया आपको? हाँ, वही बता रहा हूँ एसिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ऑब्वियसली सिमेट्रिक से ही एसिमेट्रिक आया ना। सिमेट्रिक क्या है? कोई चीज़ सिमेट्री से चले। सिमेट्री से क्या होगा? मैंने दुकानदार को 10 रुपये दिए, उसने मुझे चिप्स का पैकेट दिया, ये क्या है? सिमेट्री। एसिमेट्रिक होगा कि मैंने उसको 10 रुपये दे दिए, मैंने बोला ये 10 रुपये दे दिए, उसने चिप्स, मैंने उसको 20 रुपये दिए, उसने मुझे चिप्स का पैकेट दिया, मैंने बोला 10 रुपये रख ले। ये हो गया एसिमेट्रिक। बिग, इसमें सामने लिखा ना बिग हार्ट, हमें अपने नेबर्स को अपनी पॉकेट से भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये हो गया एसिमेट्रिक। देखो ये ट्रेड की बात कर रहे हो। जैसे हमने बांग्लादेश से फॉर एग्जांपल फ्रूट मंगवाया, वही हमने उनको उतना पैसा दे दिया, वो तो बराबर की बात होगी ना। इंडिया चाहता था कि हम अपने नेबर्स हैं उन पे एज ए बिग ब्रदर का रोल प्ले करें। एक टर्मिनोलॉजी चली थी उस टाइम पे बिग ब्रदर की, अपने नेबर्स पे क्या थी? बिग ब्रदर थेरी।
इंडिया पोर्ट्रे करता था कि मैं जो भी मेरे नेबर्स हैं उनका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई को पैसे देता है, ये ले 50 रुपये ले ले। तो वो उस तरह की रोल प्ले करना चाहता था, एक तरह का एहसान तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, मुफ्त में लोन दे दिया बांग्लादेश को, ये लो $2 बिलियन, जाओ जो मर्जी करो इसका। समझ आ रही है? और बदले में हम कुछ नहीं मांग रहे, बदले में कुछ नहीं मांग रहे। दिस इज़ कॉल्ड एसिमेट्री। अगर बदले में मांग रहे होते तो वो सिमेट्री आ जाती ना, लेन देन हो जाता ना। $2 बिलियन लोन दे दिया, वो तो आप पढ़ते ही रहते हो क्या, इंडिया ने इसको लोन दे दिया, उसको अफगानिस्तान को लोन दे दिया, दैट इज एसिमेट्री। दूसरा पॉइंट, नो साउथ एशियन कंट्री should allow the use of its territory against the interest of other countries. ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। नो साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, हम साउथ एशिया में बिलोंग करते हैं, इंडिया जो है वो साउथ एशिया में है। तो अब ये जो गुजरात डॉक्ट्रिन है, ये बेसिकली इसका मेन कोर फोकस क्या है, नेबरहुड पॉलिसी। ये क्या है, नेबरहुड पॉलिसी, अपने नेबर्स पे ध्यान देना है। इसी में यही बोल रहा है कि साउथ एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं शुड नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ इट्स, वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे बंदे को नहीं देंगे अपने ही नेबर को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, समझ आ गई आपको, सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद नया अगला पॉइंट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर। नॉन इंटरफेरेंस, तीसरा पॉइंट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर। गुजरात डॉक्ट्राइन जो है वो IAS में भी बहुत बार पूछा गया, KS में भी बहुत बार पूछा गया। ये आता ही आता है, मतलब मोस्टली इसके रिलेटेड या इससे रिलेटेड या ये सीधा कुछ भी पूछ सकते हैं। Fourth point is respect for mutual integrity and sovereignty. और फिफ्थ पॉइंट है इसका एक पॉइंट लिखो, settle disputes through bilateral negotiations। क्या रिपीट करो, फिफ्थ पॉइंट, settle disputes through bilateral negotiations। जो प्लेन कॉपी यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक है, लाइन वाली कॉपी ना अवॉइड करना, प्लेन खरीद लो। रीज़न ये है कि जितना आप इस पर लिखोगे ना मेंस में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर शीट होती है वो प्लेन होती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे तो आप इधर पहुँच जाओगे, फिर यहाँ से लिखोगे इधर हो जाओगे, फिर ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। पेपर ये है, आप लिख ऐसे रहे हो ऊपर, तो जितनी आदत पड़ेगी उतना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, प्लेन पे ही लिखा करो मोस्टली। आप जो है ये इसको कर लो पूरा, आगे से प्लेन पे लिखना।
इसके जो एग्जांपल्स हैं 5th पॉइंट की, सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। इस पर एक और इसमें पॉइंट ये है कि सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस, दो कंट्रीज़ में जो भी डिस्प्यूट होगा वो दो कंट्रीज़ ही आपस में सॉल्व करेंगी। स्पेशली नेबर्स की बात हो रही है, साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है, बाहर से हम किसी बंदे को नहीं लाएंगे, तीसरा बंदा घर की लड़ाई जो है वो सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, दो नेबर्स की लड़ाई है वही करेंगे। इसमें एग्जांपल्स जो है, पहली एग्जांपल लिखो 5th पॉइंट की, महाकाली रिवर प्रोजेक्ट वॉज गिफ्टेड टू नेपाल। इसमें थोड़ा डिस्प्यूट था तो इंडिया ने गिफ्ट ही कर दिया उन्हें। महाकाली, काला पानी तो उधर है, अंडमान में होगा। हाँ, महाकाली रिवर प्रोजेक्ट वॉज गिफ्टेड टू नेपाल। दूसरा पॉइंट लिखो, रेजिंग ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना। रेजिंग ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना। तीसरा पॉइंट आ गया, गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया आपका गुजराल डॉक्ट्राइन और पंचशील, मेजर जो थीम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी की। उसके बाद हम आते हैं सार्क पे। सार्क ये ऐसे क्या है ये? हाँ बिल्कुल ठीक। कितनी कंट्रीज हैं इसमें? हाँ, कौन कौन सी? रेट हमारी है, चलो सारा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, देख लो इसमें 2-3 पॉइंट, जैसे बन जाएगा आपका नोट तो रिवीजन जल्दी हो जाएगी। सार्क, अभी जो चलो सार्क ये मैं लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पर थोड़ी डिबेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इस पर लिखो कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन and geopolitical union of states in South Asia। ठीक है, 8 मेंबर हैं इसके। अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। कहाँ फाउंड हुई थी ये? इट वॉज फाउंडेड इन ढाका 1985 में। चाइना नहीं है, चाइना नहीं।
फाउंडेड इन ढाका 1985, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल में, ठीक है, काठमांडू। अब ये आ गया इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबको होनी चाहिए सार्क की। रीज़न बीइंग कि हमारी कंट्री का मेन एरिया यही है, साउथ एशिया। अब अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें, वो आप ही मुझे बताओगे, ठीक है। सार्क एज अ ऑर्गेनाइजेशन अभी फेल हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ देखो, सार्क का क्वेश्चन जो मेंस में आएगा वो तो ये नहीं आएगा। ये तो जब आप क्वेश्चन सार्क के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक राइटिंग का भी ना, जिस दिन मैं आपका टेस्ट लूँगा ना, उस दिन मैं आपको एक राइटिंग सेशन भी दे दूँगा कि आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन मेंस में ये आएगा। फॉर एग्जांपल बना लेते हैं अभी, इन रीसेंट सिनारियो द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क एज एन intergovernmental organization is declining, ठीक है। give your views, give your views या discuss briefly, ये होता है क्वेश्चन जो मेंस में आएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, वहाँ ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज सार्क, वही ये 5 लाइनों का क्वेश्चन होता है वहाँ पे। इन रिसेंट सिनारियो द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लाइनिंग, गिव योर व्यूज या गिव योर पॉइंट और कंसोलिडेट ब्रीफली, डिस्कस ब्रीफली, ये आएगा। अब इस पे आप क्या लिखोगे, ये मैं टोटली आप पे छोड़ रहा हूँ। बोलो, ये आप अपना दिमाग दौड़ाओ और इसके पॉइंट्स बनाते हैं। बोलो। एग्जैक्टली, वो कैंसिल हो गई थी मीटिंग 2014 में। हाँ, 2014 में जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई इसकी। चलो फिर इसके बाद हम इसको एक पूरा वो कर देंगे। और रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई थी। हाँ, बाकी कंट्रीज ठीक है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई थी कि जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो भी मैंने नाम गिनाए, एज अ ब्रदर की तरह रहे, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की मदद हो, नॉन इंटरफेरेंस हो, कोई एग्रेशन नहीं हो, अच्छे से रहे। और हमारा जो ये एरिया है साउथ एशिया वाला, ये क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये है इसका, आज की डेट में यही सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अच्छा, क्या बोला था? अच्छा, एग्जैक्टली वही वो मैडम ने वही बोला। हाँ, मैडम ने वही दूसरा पॉइंट यूज़ किया था कि ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन आपस में वो जो हमने इतने प्रिंसिपल्स लिखे, नॉन एग्रेशन, एग्रेशन चल रहा है, नॉन इंटरफेरेंस चल रही है, इक्वल सोवरेनिटी वो उसको मान नहीं रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, इधर से पाकिस्तान आ रहा है, उधर से चाइना आ रहा है, ठीक है, नीचे डिस्प्यूट चल रहा है, श्रीलंका में अपना डिस्प्यूट चल रहा है, अफ़गानिस्तान में अपना चल रहा है, नेपाल में अपना चल रहा है, टोटली शैटर्ड। तो वो डेवलप कहाँ से करेगा फिर ये रीजन? पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि मतलब अफ्रीका के बाद तो सबसे हिट जो एरिया है वो साउथ एशिया ही है,
स्पेशली हमारे वाला, ठीक है, कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल प्ले करना चाहिए था वो हुआ नहीं है उस तरह से, तो फेल ही कंसिडर करेंगे। बट इसके आगे मैं कुछ चीज़ बताऊंगा आपको। 2014 का जो आपने बोला वो कैंसिल हो गया, पाकिस्तान में हुआ था तो, है ना। उसके बाद आपने बोला कि इसमें हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, पीसफुल ट्रीटीज, वो सब फेल हो रही हैं इसमें। लिखते जाओ पॉइंट्स, ये याद, ये क्वेश्चन भी अगर लिखना है तो लिख लो, आपको हेल्प रहेगी इससे। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डायमेंशनल होती है। हाँ एग्जैक्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मल्टी डायमेंशनल ही होती है। पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, उन सबको प्रमोट करना है इसमें। हाँ, आपस में वो लड़ाइयाँ होगी, वो एक पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। Question: In recent scenarios, the importance of SAARC as an intergovernmental organization is declining. In recent scenarios, the importance of SAARC. मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी ज़्यादा ही होगी। In recent scenarios, the importance of SAARC as an intergovernmental organization is declining. Give your views. या और डिस्कस ब्रीफली, ठीक है। पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख दो कि ये पॉइंट्स आप लिखोगे ना तो बाद में जब आप रीड करोगे इसको 2-3 बार तो पेपर में लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तब आपको खाली वही डॉट्स कनेक्ट करने और अपना आंसर लिखना है। समझ आ गई आपको? पहला तो वही हो गया कि लास्ट की 2, एक नहीं 2, उससे पिछली वाली भी कैंसिल हो गई थी। हाँ, दोनों पाकिस्तान में थी, इस्लामाबाद में। हाँ, मीटिंग ही नहीं हुई। 2014 में तय हुआ था मीटिंग होना, वो कैंसिल हो गई, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। इट्स बीन 7 ईयर्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन की 7 साल से मीटिंग नहीं हुई है तो उसका क्या ही हाल होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट लिख दो आप। क्वेश्चन लिख दिया मैडम आपने, लिखो पहला पॉइंट, ठीक है। 2014 वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। इट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिख लो जो इंटरनल हार्मनी है अमंग द नेबरिंग कंट्रीज और अमंग द रीजनल कंट्रीज ऑफ द सार्क। इंटरनल हार्मनी वो शैटर हो रही है। समझ आ गई, ठीक है। और बोलो, बहुत से पॉइंट है। डिस्प्यूट्स आपने बोल दिए, वो डिस्प्यूट्स वाला पॉइंट भी उसी में ही आ जाएगा, इंटरनल हार्मनी में, ठीक है। हार्मनी नहीं रही, डिस्प्यूट्स हो गए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, इकोनॉमिकल डिस्प्यूट है, वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसमें। थोड़ा खुद को, दिमाग को दौड़ाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ी, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें? जो मैडम बोल रही थी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे सार्क बनी है, सार्क का मतलब क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है इंटर गवर्नमेंटल का? कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये मिलजुल कर हैं, वो तो है,
बट फ़ायदा हमारे ग्रुप को हो, ये एज ए ग्रुप लेके चल रहे हैं यहाँ, नॉट एज एन इंडिविजुअल कंट्री। ठीक है, इंडिया को अगर कश्मीरी सेब बेचने हैं तो वो यूएसए को नहीं बेचे, चाइना को बेच दे, चाइना तो है ही नहीं इसमें, पाकिस्तान को बेच दे, बांग्लादेश को बेच दे। समझ आ रही है आपको? इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर, इसमें आ गई इकोनॉमिक सपोर्ट दूसरी कंट्री को हो जाए। ठीक है, बांग्लादेश को कोई अपनी साड़ी बेचनी है, सिल्क बेचना है, तो वो इंडिया को बेच दे, रादर देन अपने ही ग्रुप में चीज़ें रहें, अपना ही डेवलपमेंट हो। बट ये चीज़ें हो नहीं रही हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। ये इंटरनल हार्मनी नहीं है, इनकी मीटिंग कैंसिल हो गई, और जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं वो ठीक नहीं हो रहे। इसकी वजह से मोस्टली जो है हमारी ये जो कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, ठीक है, इनकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं है। रिसेंटली ग्रो कर रही हैं बट फिर भी कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में जीडीपी अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है। ये चीज़ें पता है ना आपको, ये सुनी है ना? हाँ, वो अच्छी नहीं है, ट्रेड इतना हो नहीं रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख लोगे कि हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वेस्टर्न कंट्री से रादर देन अपने कल्चर से। समझ आ रही है आपको? देखो यही पॉइंट लिखने हैं। चलो, अब ये हो गया, आपने पॉइंट्स वगैरह लिख लिए। हाँ बोलो। एग्जैक्टली, दो रीजंस हैं इसके। जैसे मैंने आपको बोला था, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स है। कुछ हद तक चाइना जो है वो साउथ एशिया में फॉल नहीं करता है। समझ आ रही है आपको? पहला क्या रीजन है? साउथ एशिया में चाइना, इट इज साउथ एशिया, चाइना इज नॉर्थ एशिया। समझ आ रही है? एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि सार्क का जो मेजर प्रोपगेटर क्या होता है? बनाने वाला, प्रोपोगेट करने वाला, ठीक है, वो था इंडिया। पाकिस्तान हो गया, तो इंडिया की तो चाइना से इतना ज़्यादा है नहीं स्टार्टिंग से ही। चाइना ने कब लड़ाई की थी? 61 में, मैंने अभी पढ़ाया आपको सुबह। तब से ही इतना कुछ है नहीं है। तो चाइना को भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन रखने के लिए तो बाहर निकाला। बट मेजर जो रीज़न है मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, और साउथ एशियन में चाइना नहीं आता है, चाइना ऊपर, नॉर्थ एशिया। ठीक है, अगर हम एशिया को डिवाइड, एशिया का मैप पता है? बनाओ एशिया का मैप दूंगा ऐसे ही समझाने के लिए। देखो आईआर में मैप समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको कंट्रीज़ नहीं पता है, जोग्राफिकल लोकेशंस नहीं पता है, तो आप, अच्छा यार पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं कंट्रीज़ पे आऊँगा, फिर ख़त्म करते हैं। अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसका आप मुझे एक आंसर फ्रेम करके दो, जुबानी बोलो कैसे इसका, हम इसकी का आंसर फ्रेम करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कहाँ फ्रेम करें? यहाँ कर ले, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? अब ये क्वेश्चन आया आपको, ठीक है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आपने आंसर लिखना है शीट पे। ये आपकी आंसर शीट है। चलो, ये आंसर शीट आ गई। बताओ कैसे फ्रेम करोगे, बोलो। नॉलेज तो मिल गई, सार्क पता चल गया, आगे डिबेट भी कर ली। अब उसको हम आंसर कैसे लिखेंगे? जब तक आप वहाँ पे नहीं लिखोगे, क्लियर कैसे करोगे? हाँ ठीक है, उसके बाद बोलो बोलो बोलो। डेढ़ 150 से ऊपर
वर्ड लिमिट, हाँ वो चलो मैं इधर लिख लेता हूँ 150 वर्ड लिमिट, 150 वर्ड लिमिट, ठीक है। फ्रेम कैसे करोगे आप आंसर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्रिटिसिज्म कितना करोगे, हाँ फिर कंक्लूड कैसे करोगे, ठीक है सही है, जबरदस्त। आपको एक प्रो टिप देता हूँ, हमेशा याद रखना, हमेशा कभी भी आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं, IAS KS, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी नहीं, ऑफिसर। कभी भी आप इतना क्रिटिसाइज नहीं करना कि इन आंसर शीट पढ़ने वालों को लगे इसने जूते मार मार के सार्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। समझ आ रही है आपको? आप गवर्नमेंट, आपका IFS हो गया, फॉरेन सर्विसेज, आप एम्बेसडर बन गए सार्क के, आप कमिश्नर बन गए, साउथ एशिया एसोसिएशन के कमिश्नर, आपको बनना है, मतलब फॉरेन IFS हो गया आपका, फॉरेन सर्विसेज होगी, आपको उस एस्पेक्ट से आंसर लिखना है। समझ आ रही है मेरी बात? उधर लिख रहे हो आप 15 पॉइंट क्रिटिसिज्म के, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ, इसका ये हो गया, उसकी लड़ाई हो गई, वो सब लिख दिया, एंड पे कंक्लूड कर दिया सार्क इज दिस बैड, अदर ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी हैं, वो 10 में से 2 नंबर देगा। आप फिर बोलोगे यार 3 पेज लिख के आए, मुझे नंबर दिए 2। कभी भी प्रो टिप याद रखना, क्रिटिसाइज करो, लिमिट में क्रिटिसाइज करो, ठीक है, और जाते जाते बोल दो कि सार्क बहुत अच्छा है, थोड़ी कमी है, उधर जाएगा। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल जूते नहीं मारना पकड़ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से नहीं हो जाना स्टार्ट, सार्क इज डिक्लाइनिंग सिंस इतना मीटिंग नहीं हुई, ये हो गया, वो हो गया, ये पॉइंट्स है सार्क के डिक्लाइन होने के, कभी नहीं, ठीक है। हमेशा इंट्रोडक्शन, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन होगी, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन होगी, इंट्रो 4 लाइनों, 3 लाइनों, उससे ज़्यादा नहीं। समझ आ रही है? 3 लाइनों की इंट्रोडक्शन, सार्क का नाम ये है, इतने मेंबर्स हैं, इतने में फाउंड हुआ, ठीक है, वो सेक्टर वेक्टर लिखना लिखो, नहीं लिखना आपकी मर्जी। मेन, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन साउथ एशियन रीजन, ठीक है, फाउंडेड इन इतना, मेंबर्स ये हैं, सार्क की इंट्रोडक्शन आ गई। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आंसर की बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी, इंट्रो बॉडी, जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपकी बॉडी डिसाइड करती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी आ गई। इस बॉडी पे आप इसका जवाब उतारोगे। समझ आ रही है? 30 वर्ड ये हो गए, 120 ये हो गए, कितने हो गए, नहीं यार ये तो 150 हो गए, कम करना पड़ेगा। 30 वर्ड ये रहने दो, उतना तो लिखना ही पड़ता है, 110, 100 कर लो, ठीक है। आप पूरी बॉडी उतारोगे, इसमें आप पूरा सार्क का फिर चिट्ठा लिखोगे। इंट्रोडक्शन आपने दे दी, इसमें आप सार्क की डिक्लाइनिंग लिखोगे, प्रेजेंट इश्यूज लिखोगे, करंट लिखोगे, जो भी आपने करंट इसमें आ गया कि उसमें पाकिस्तान की जो होनी थी वो नहीं हुई, जो भी रीज़न थे, इश्यूज क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इंटरनल हार्मनी नहीं है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पैराज लिखो एग्ज़ाम में, आप फ्लो चार्ट बनाओ,
ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लिखो, हर चीज़ को पैराग्राफ में मत लिखो, आजकल वो टाइम नहीं है पैराग्राफ वाला। फ्लो चार्ट्स बनाओ। अभी मैं आपको एक आंसर शीट बताऊंगा, तो मेरे फ़ोन में तो एक फॉरेन पॉलिसी का एक लड़के ने मुझे वो भेजा अपना आंसर लिख के, तो मैं आपको शो, वो अभी प्रो लेवल पे है, समझ आ गया आपको, उसको मतलब 4-5 साल हो गए हैं। वो मैं आंसर बताऊंगा कि बच्चे कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। ये बॉडी आ गई आपकी, इसी में ही आपने क्रिटिसिज्म भी करना है। बेसिकली अब डिक्लाइन है, आप उसका डिक्लाइन जस्टिफाई कर रहे हो। आपको 2 स्टैंड्स लेने हैं, या तो आप इसी पे ही स्टैंड ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्लाइन ही बोलोगे कि मर रहा है, आप तो पॉजिटिव एटीट्यूड से भी इसकी बॉडी लिख सकते हो, फिर उसको डिफेंड करना होगा नीचे। समझ आ रही है मेरी बात? या तो अगर आप उसका क्रिटिसिज्म, इसी में क्रिटिसिज्म पकड़ लिया आपने कि डिक्लाइन हो रहा है, अभी तक हम डिक्लाइन पे बात कर रहे थे ना, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी तो हो सकता है कि हम बोले जी नहीं हो रहा, अच्छा कर रहा है, टार्क अच्छा कर रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स दे दो फिर क्या अच्छा कर रहा है। दोनों साइडें पता चल रही हैं आपको आंसर की। ये बॉडी, अब वो आपकी मर्जी है, जब क्वेश्चन आएगा टार्क का आपको पता है, आपने उधर डिफेंड करना है। मतलब सेफ अप्रोच यही होगी कि बोलो कि थोड़ा डिक्लाइन चल रहा है, क्योंकि वो रियलिटी है, ठीक है। इतना देशभक्त नहीं बनना कि नहीं सार्क सबसे अच्छा है, वो नहीं करना। रियलिटी बेस्ड यही है कि डिक्लाइन हो रहा है, नीचे उसका आपने क्रिटिसिज्म लिख दिया, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन शुड बी न्यूट्रल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। जाते जाते 5-6 बातें अच्छी भी कर देना उसकी, टार्क की, ने क्या क्या अच्छा काम किया है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर जो लिखोगे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, नीचे उसी का ही उल्टा कर देना कि अच्छे से रह रहे हैं, पीस एंड हारमोनी में रह रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो कर रहा है सार्क, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है साउथ एशिया का, ठीक है, आपस में कंट्रीज़ में ट्रेड बढ़ रहा है। जितना आप पढ़ोगे ना अब चीज़ों को, उतना जल्दी ज्वाइन कर सकोगे। ये सब आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो रीड एज मच एज यू कैन और उसको याद रखो, उसके बाद आप उसके डॉट्स कनेक्ट कर सकोगे। आंसर आपका वो फ्रेम समझ आ गया, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको आंसर देखना है, रुको बैठो उधर ही। आप नहीं है थोड़ा, आ जाओ यहाँ पे, फिर मैं ये जो 4 महीने उसने प्लान बनाया, तो ये आया जो बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट देखो, बुद्धिज्म लिखा है, लड़के ने कहाँ से बुद्धिज्म को कहाँ मिले गया, नेशनल नेशन बजा रही है आपको बात, हिस्ट्री को जोड़ रहा है कि बोल रहा था, तो आप सब कुछ रीड कर लोगे तो बुद्धिज्म लिखा है, बजा रही है आपको कैसे बना आप 150 बजा रही है
होते हैं यार, आप कितना पैरा लिखो, मेन चीज यही रहता है कि आप का भी है, बुद्धिज्म का भी लिंक है, फॉरेन पॉलिसी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी एक पॉलिसी होगी, आपकी एक पॉलिसी, ये भी एक पॉलिसी, ये एक पॉलिसी, वो पॉलिसी हमारी इनहेरेंट नेचर, हमारी साइकोलॉजी, मेंटल अप्रोच, जो हमारे अंदर होगा, हमारी पॉलिसी भी ऐसी होगी। इंडिया बेसिकली क्या है, पीछे से ही कल्चरल एंड रिलीजनल ठीक है। इंडिया ने हर बार इंटरनेशनल फोरम पे जब भी गया है, इन अपनी दो चीज़ों का बहुत बड़ा यूज़ किया हर चीज़ में। तो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको किस तरह, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको योगा की। क्या योगा इंडिया ने कहाँ कहाँ नहीं पहुँचाया है। कोई भी समिट में जा रहे हैं, समिट है आर्म्स रेस की, उसमें बात हो रही है योगा की, समझ आ रही है। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जैसे आप बोल रहे थे उस लड़के ने बुद्धिज्म लिखा, बुद्धिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उन प्रिंसिपल्स के बेस पे वो लड़का फॉरेन पॉलिसी बता की मर्जी, ठीक है, बट इट लुक्स गुड, समझ आ रही है आपको। इसी तरह चाणक्य होता, चाणक्य हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चाणक्य नीति पे बेस्ड है। चाणक्य का नाम सुना है? इसका चाणक्य की कहीं पे रिसर्च, चाणक्य एक बहुत महान बंदा था। ये चलो हिस्ट्री में काम आएगा, मेरा भी टाइम, मैं बहुत लेट हूँ। चाणक्य बहुत विद्वान बंदा था, तो राजा के कोर्ट में, मतलब उस टाइम पे गुरु शुरू होते थे ना, जो राजा के कोर्ट में, राजा के कोर्ट में तकरीबन 20-25 किस्म के लोग होते थे। म्यूजिशियंस अलग होते थे, राजा के जज अलग होते थे, राजा के, ठीक है यार, ठीक है। तो राजा ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी, उसको निकाल दिया है। चाणक्य ने उसी टाइम ठान लिया था कि इस राजा को इस गद्दी से निकाल दिया। उसने एक लड़का पकड़ा छोटा, उसको बचपन से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, तो पूरी फिलॉसफी पढ़ा दी कि राजा कैसे बने, फिलॉसफी, तो आर्म्स, एमिनेशन, टेक्निक, वॉरफेयर टेक्निक, वो पूरी पढ़ाई उसको चंद्रगुप्त बड़ा होकर उसको मार दिया और राजा बना। ये थी चाणक्य नीति, इसीलिए ये बहुत फेमस है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा यूज होती है, जैसे वो मैडम ने बोला वो एनिमी वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि बहुत से पॉइंट से चाणक्य नीति के करेंगे, तो मोस्टली हिस्ट्री या का पार्ट है, तो इसलिए यही है। इसी से चाणक्य का एक भाई यूरोप में भी था, मतलब लगा भाई नहीं फिलोसफिकली। कोई बोल सकता है कौन था? कोई बोल सकता है? नहीं, बुक लिखी थी उसने, प्रिंस
प्रिंस मकाइवली, नाम सुना है? हाँ, मकाइवली का नाम सुना? गूगल करना मकाइवली को। हाँ, नहीं, मकाइवली, हाँ, वो एक पॉलिटिकल थिंकर है। तो उसने वारफेयर के बारे में बहुत लिखा है, बुक भी है उसकी प्रिंस। वो एक अलग बात है, बट वो उसको बोलते हैं कि वो मॉडर्न ये है। हाँ, चाणक्य मॉडर्न मनु के नाम से, चाणक्य को मनु बोलते थे, तो उसको मॉडर्न मनु बोलते हैं। यही रीज़न है, समझ आ रही है आपको? एक और छोटे सी एग्जांपल देता हूँ, सेम, ठीक है? किस तरह से हमारी जो कल्चरल हमारी चीज़ें हैं वो हमारी प्रेजेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है? एक मेन डेफिनेशन ये है कि स्टेट का अपना कोई रीजन नहीं है, ठीक है? और इंडिया के बहुत फेमस नाम्स हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम करके, क्या मतलब है उसका? इक्वल, तो वासुदेव, ठीक है? हम जो है इस प्रिंसिपल पे अपना सेकुलरिज्म, मॉडर्न डे सेकुलरिज्म ला रहे हैं। समझ आ रही है आपको? दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। चलो, ओके, थैंक यू। Okay.